अब हम बात करेंगे उन ह्यूमन एक्टिविटी से जिनके हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन की। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो पिछले कुछ 100 सालों में जनसंख्या काफी बढ़ी। 1800 एडी में जनसंख्या 1 बिलियन के करीब थी, लेकिन उससे अगले 100 सालों में ये जनसंख्या 6 गुना बढ़ गई और 6 बिलियन के मार्क तक पहुंच गई। ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा माउथ टू बी फेड, यानी ज्यादा खाने वाले, ज़्यादा बुनियादी ज़रूरतें, और सब बुनियादी ज़रूरतें हम अपने इन्वायरमेंट से पूरा करते हैं, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी लोड पड़ा। दूसरा जो कारण है वो है ह्यूमन ओवर कंजम्पशन, यानी पर पर्सन ह्यूमन ओवर कंजम्पशन भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इसके कारण फूड और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। डाटा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1/3 ओशंस में फिशिंग ओवर कंजम्पशन है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग की जाती है, जिसके कारण एक समय आएगा जिसमें हमें ओशंस में फिश मिलना बंद हो जाएगा। सिमिलरली मीट कंजम्पशन का हमारे पास डाटा है कि 1961 में एवरेज ग्लोबल पर पर्सन मीट कंजम्पशन वाज 23 kg और 2014 में यानी 50 सालों में ये बढ़ के 43 kg पर पर्सन हो गया। यानी ये जो मीट कंजम्पशन का जो ग्रोथ है ये ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से भी ज्यादा है। मीट प्रोड्यूस करने के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग की जाती है और लाइव स्टॉक फार्मिंग के अपने नेचर के ऊपर बैड इम्पैक्ट्स हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है और लाइव स्टॉक को चारा देने के लिए बहुत सारा फोडर उगाया जाता है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। यानी ह्यूमन ओवर कंजम्पशन फूड के तरीके से हमारे नेचर को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। सिमिलरली एग्रीकल्चर, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क करता है, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 70% फ्रेश वाटर कंज्यूम होता है इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, और लगभग जितनी भी हैबिटेबल हमारे पास लैंड है, यानी डेजर्ट्स और आइसलैंड्स को निकाल के वो लैंड जिसके ऊपर हम रह सकते हैं, उस लैंड का लगभग आधा हिस्सा यानी 50% हम एग्रीकल्चर के लिए यानी फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर के कारण नेचर ऑफ लैंड चेंज होता है, क्योंकि पहले जहाँ जंगल थे अब वहाँ फील्ड्स हो गए हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए नई नई किस्मों की जो फसलें हैं वो लगाई जाती हैं, जिसके कारण नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती हैं और ग्लोबली हम ये देखते हैं कि उनमें कई सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जाता है। जो एग्रीकल्चर है इसमें जो बैड प्रैक्टिसेस हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने का। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि जो राइस है, राइस का कल्टीवेशन, इसमें लगभग 15,000 लीटर पानी यूज होता है 1 kg राइस ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी इरिगेशन टेक्निक्स नहीं यूज होती, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ 600 लीटर से भी अगर हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करें तो हम बेहतर क्वालिटी का राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो 45% हमारा इरिगेशन है दैट इज इन राइस, तो जिसके कारण वाटर का जो रिसोर्स है उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड आता है। तो बैड प्रैक्टिसेस के कारण
या एक्सेसिव इरिगेशन के कारण या एक्सेसिव कंजम्पशन के कारण नेचर के सभी फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट के जितने भी हमारे पास मीन्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पेट्रोल की फॉर्म में हो या चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, उनका एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो जिससे एनर्जी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। सिमिलरली बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मैन मेड मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, पेंट हो गया। अब इन सब मटेरियल्स के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हमें माइनिंग से मिलता है। तो इस तरह से माइनिंग एक्सेसिव होने की वजह से भी हमारे नेचर का नुकसान होता है। अभी जैसे हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, इरिगेशन की बात करी या अपने लाइफस्टाइल की बात करें, तो हम देखेंगे कि हमारा एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। एनर्जी का एक और यूज़ है लाइट, क्योंकि हम रात में बहुत सारी लाइट जलाते हैं, तो लाइट भी एक पोल्यूशन का एक फॉर्म है। तो लाइट पोल्यूशन भी अब एक नया फैक्टर आ गया हमारे पास, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। एडवर्स टेक्नोलॉजी, यानी जो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है या नेचर इफेक्टिव नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। एंड मिलिट्री एक्टिविटीज, जैसे वार या वारफेयर्स हो गए। तो ये सब कारण बनते हैं हमारे पास, जो कि बेसिकली ओवर पॉपुलेशन और ओवर कंजम्पशन पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए मेजर अगर देखा जाए तो दीज आर द टू रीजंस जिससे हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हुआ, ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजम्पशन। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ओवर पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा मैन मेड मटेरियल बनाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, उतनी ज़्यादा लाइटिंग होगी, लाइट पोल्यूशन होगा। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर रहे तो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज का ज़्यादा नाश होगा। एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़, इन सभी फैक्टर्स को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन माइनिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो हमें माइन से मिलते हैं। सभी सॉलिड रिसोर्सेज हम माइनिंग से या अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं। तो ये जो माइनिंग प्रोसेस है ये एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का, जिसके कारण ज़मीन लूज हो जाती है, जिसके कारण सॉइल का कटाव होता है, भूमि का कटाव होता है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधों का नुकसान होता है, यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स या कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो कि हमारी सॉइल को और वाटर को, चाहे वो ग्राउंड वाटर है यानी ज़मीन के अंदर का पानी है या सरफेस वाटर यानी नदियाँ तालाब ऐसा पानी है, इन सभी को कंटेमिनेट करता है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो माइनिंग है इसके कारण नॉइस लेवल का पोल्यूशन बढ़ता है, डस्ट का पोल्यूशन बढ़ता है और एमिशन पोल्यूशन भी बढ़ता है। यानी सिर्फ सॉइल इरोजन ही नहीं, इट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर नॉइस, डस्ट एंड एमिशन पोल्यूशन। अब इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि अभी पिछले कुछ 100 सालों में आर्कटिक में बहुत सारा जो मिनरल रिसोर्स जो है मिलने के कारण वहाँ पर बहुत माइनिंग हुई है। तो ये एक 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ माइनिंग का इन द रीजन्स ऑफ आर्कटिक। दूसरा हमारे पास कारण आ जाता है एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड कंजम्पशन। एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए भी चाहिए और एनर्जी फॉर लाइटिंग भी चाहिए। एनर्जी का इन दोनों के साथ भी बड़ा सीधा संबंध है। तो आजकल जो एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये जो एनर्जी है इसको हम ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए या कोल हो गए। जब हम फॉसिल फ्यूल या कोल को बर्न करते हैं तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह 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 कई गैसें पोल्यूटेंट निकलती हैं। इसके साथ साथ कुछ पार्टिकुलेट मैटर यानी हैवी मेटल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेड के हो सकते हैं, मरकरी के हो सकते हैं, ये भी इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे
पल्यूटेंट्स हैं, इसके कारण भी हमारे इन्वायरमेंट का लॉस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है। इसके कंपैरिजन में कुछ एनर्जी जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी हम जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस तरह की गैसेस तो नहीं रिलीज होती, लेकिन उसके कारण कुछ अलग तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जिनको रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी लो लेवल वेस्ट भी हो सकता है, हाई लेवल वेस्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हैं जो कि कपड़ों के कारण या वाटर ट्रीटमेंट के कारण या इक्विपमेंट के कारण, उनके कारण भी ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हाई लेवल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर उसकी कोई असेंबली खराब हो जाती है या उसका कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उससे भी काफ़ी वेस्ट क्रिएट होता है। यानी जो एनर्जी है इसको पूरा करने के लिए, एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कोल है, चाहे वो रेडियो एक्टिव पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव मटेरियल का वेस्ट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होता है। तो दोनों ही केसेस में दे आर कॉजिंग बैड इंपैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। तीसरा हमारे पास जो बड़ा फैक्टर आ जाता है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब एनर्जी और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है ये ट्रांसपोर्ट के साथ बड़ी क्लोजली लिंक्ड हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं उनमें किसी ना किसी तरह का एनर्जी कंज्यूम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से हो, तो उनका भी एक अपना इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के कारण एयर पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, और कई जगह पर सॉलिड वेस्ट का भी डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। एंड नेक्स्ट इज लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, जब हम आर्टिफिशियल लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग के कारण रात के समय दिन जैसी रोशनी करने से भी दिन और रात के बीच का जो तालमेल है वो बिगड़ता है, हमारे बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, और जो बाकी एनिमल्स हैं जो हमारे बायोम को शेयर कर रहे हैं या हमारे इकोसिस्टम को शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चारों के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से हमारे नेचर को डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले जानते हैं मैन मेड मटेरियल्स और माइनिंग के बारे में। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कुदरती तौर पे नहीं मिलते, हम उनको अपनी फैक्ट्रीज में बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जैसे क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, लेदर हो गया, पेपर, पेंट, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन हो गई, और कई सारे हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे सोप्स एंड शैम्पूज हो गए। तो दीज ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। मोटे तौर पे ये जो मैन मेड मटेरियल्स हैं ये 4 कैटेगरीज के पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कंक्रीट जो कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मेटल्स जो हम मिनरल की तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लास्टिक जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है, फैब्रिक एंड असफाल्ट। असफाल्ट क्योंकि बहुत सारी रोड्स बनाई जाती हैं उसमें असफाल्ट यूज़ होता है। तो मेनली अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें ये पोल्यूटेंट अपने आसपास नज़र आएंगे। जहाँ तक मेटल्स की बात है, अब ये जो मेटल्स हैं ये हमें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए कई सारे हमारे पास लॉज भी हैं। सभी गवर्नमेंट अलग अलग लॉज बनाती हैं जिसके कारण हम इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेदर एक अलग पोल्यूटेंट है जिसके कारण बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टैनिंग और डाइंग की, क्योंकि लेदर को जो है ये एक बड़ा पोल्यूटेंट माना जाता है, क्योंकि ये हमारे एनिमल राइट्स को भी के इश्यूज को भी टारगेट करता है कि आप जानवरों को इसलिए पालते हैं, इसलिए उनकी रियरिंग करते हैं सो दैट दे कैन बी किल्ड फॉर हाइड एंड स्किन, और इसके कारण फार्मिंग के इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा जो मेजर हमारे पास फैब्रिक है लेदर के, लेदर इज ऑल्सो यूज फॉर गारमेंट्स एक्सेट्रा।
दूसरा जो हमारे पास फैब्रिक है दैट इज कॉटन। अब कॉटन आमतौर पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन कॉटन की क्रॉप के भी काफ़ी सारे डिमांड्स हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर toxic chemicals which are sprayed on it to keep it free from insects etc. लगभग 10,000 से 20,000 गैलन पानी यूज हो जाता है आपकी एक जीन के बराबर कपड़ा बनाने के लिए। यानी इतना वाटर जो है वो आपके एक गारमेंट को बनाने के लिए यूज होता है। इसी के साथ साथ कॉटन के साथ साथ और कई फैब्रिक हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर है। तो नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है ये पेट्रोकेमिकल से बनता है। नायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना लगभग 300 गुना ज़्यादा पोटेंट केमिकल है फॉर डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट। सिमिलरली पॉलिएस्टर, इसको भी बहुत सारा पानी लगता है क्योंकि इसके जो मेथड है बनाने का उसके कारण ऐसे लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, ऐसे केमिकल यूज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी भी लगती है। गारमेंट्स में या फैब्रिक में डाइंग और ब्लीचिंग के लिए भी बहुत सारा वाटर यूज होता है। यानी मैन मेड मटेरियल में जो फैब्रिक है इसमें काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक के बारे में आप लोग काफ़ी जानते होंगे कि प्लास्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट है हमारे पास 2020 द गार्डियन का, जिसमें ये कहा गया है कि प्लास्टिक अलोन इज ग्रेटर मास देन ऑल लैंड एनिमल्स एंड मैराइन क्रीचर्स कंबाइंड। यानी धरती के ऊपर जितने जानवर हैं, जितने धरती में रहने वाले या पानी में रहने वाले, उन सब के वजन से ज़्यादा हमारे पास प्लास्टिक है। सिमिलरली 2021 में एक रिपोर्ट आया द फ्रंटियर्स इन कंजर्वेशन साइंस में, जिसमें यह कहा गया कि मोर पीपल मीन दैट मोर सिंथेटिक कंपाउंड, यानी ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा सिंथेटिक कंपाउंड यानी मैन मेड कंपाउंड्स, और ज़्यादा थ्रो अवे प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जो कि हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और इसके कारण ग्रोइंग टॉक्सिफिकेशन ऑफ द अर्थ, जिसके कारण इस प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं उसके कारण हमारी अर्थ का टॉक्सिफिकेशन यानी उसमें बैड केमिकल्स, और इसके कारण पेंडेमिक्स यानी कि ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, और इनके कारण हमें ऐसे रिसोर्सेज की खोज करनी पड़ेगी जो कि वैसे ही हमारे पास कम है। तो ये इम्पैक्ट बताता है प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। जहाँ तक प्लास्टिक या दूसरे मिनरल रिसोर्सेज की बात है, हर देश में अपने अपने कानून हैं, अपने अपने लॉज हैं जिसके अनुसार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इंडिया में भी ऐसे कई लॉज हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाती है। सिमिलरली इंडिया में कई कंट्रोल बोर्ड्स हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको CPCB बोलते हैं, या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको SPCB के नाम से भी लिखा जाता है। सिमिलरली कई सारी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ हैं जो कि इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। आगे बात आती है ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन की। तो उसमें एक हमारे पास डाटा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 8.6 बिलियन इन 2030, यानी 2030 तक जो संसार की जनसंख्या है वो 8.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2050 में 9.8 बिलियन तक, और बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इट विल बी रीचिंग 11.2 बिलियन। तो ये जो डाटा है ये 2017 का है, लेकिन ये हमें बताता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रही है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में संसार की पॉपुलेशन का 16% हिस्सा रहता है।
तो हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 16वां हिस्सा है, जबकि हमारे पास जो ग्लोबल सरफेस एरिया है दैट इज 2.45% और वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4% है। तो ये डाटा हमें बताता है कि हमारी हालात क्या हैं। इंडिया में 16% सारे संसार की जनसंख्या है और 4% वाटर रिसोर्स है। डेविड एटनबरो का एक कोट है, he described humanity as plague on earth that needs to be controlled by limiting population growth। तो जिसमें हमें ये जानकारी मिल रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली पेंटेट लिंकोला का भी एक कोट है जिन्होंने ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन को थ्रेट टू एंटायर बायोस्फीयर माना है। 2017 में 15,000 साइंटिस्ट ने ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज़ को माना था कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड मैनी इकोलॉजिकल एंड सोसाइटल थ्रेट्स है। यानी सोसाइटी में जो क्राइसिस आ रहे हैं या इकोलॉजी में जो क्राइसिस आ रहे हैं उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो 2020 का रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.37 बिलियन है। 1994 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसमें ये माना गया था कि जो इंडिया में जो कानून है जहाँ बर्थ कंट्रोल के ऊपर जो लॉज हैं उसमें ये इंडियन कपल्स को ये डिसाइड करने का अधिकार दिया गया कि वो इस चीज़ को देखें कि उन्होंने अपनी फैमिली का साइज कितना रखना है और चाइल्ड बर्थ के बीच में स्पेसिंग का जो टाइम है वो कितना रखना है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक कोट है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को पैट्रियटिज्म के साथ इक्वेट किया है। एज पर दैट कोट, इफ आई रीड इट आउट टू यू, ए स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच कीप्स इट्स फैमिली स्मॉल डिजर्व्स रिस्पेक्ट। यानी वो सोसाइटी का वो सेक्शन, वो हिस्सा जो फैमिली साइज को छोटा रखता है वो रिस्पेक्ट के अधिकारी हैं, यानी उनका हमें सम्मान करना चाहिए। What it is doing is an act of patriotism, कि वो जो कर रहे हैं वो भी एक तरह की देशभक्ति है। तो ये कोट हमें बताता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन पॉपुलेशन को, हालांकि ये हमारे जो लॉज हैं वो इसको बाइंड नहीं करते पॉपुलेशन कंट्रोल को, लेकिन इसको पैट्रियटिज्म के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इक्वेट किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल क्राइसिस ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड। फूड प्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर एंड एनर्जी। फूड पैदा करने के लिए वाटर भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, और ये जो तीनों चीज़ें हैं यानी फूड, वाटर एंड एनर्जी, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। फूड जो है ये लगभग 26% हिस्सेदारी देता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में। यानी फूड एक ज़रूरत को पूरा करता है और एक पोल्यूटेंट को भी प्रोड्यूस करता है। फूड वेस्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 6% ऑफ टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हमने पहले भी अभी इसी लेसन में पढ़ा है कि जब कोई भी वनस्पति सड़ती है या कोई भी बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होता है तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि मीथेन इवॉल्व होती है। तो फूड वेस्टेज के कारण जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है दैट इज 6% ऑफ द टोटल। यानी एक तो हम खाना ओवर कंजम्पशन के रूप में इट इज टैक्सिंग आवर एनवायरनमेंट, दूसरा वाटर के रूप में, एनर्जी के रूप में क्योंकि उसकी नीड्स बढ़ जाती हैं, उसके कारण ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। और उसके बाद जब वो फूड वेस्ट होता है तो दैट ऑल्सो कॉजेज ए पोल्यूटेंट्स। लगभग ऐसी ही हालत नॉन वेजिटेरियन फूड में है। जैसे द वर्ड्स चिकन आर ट्रिपल द वेट ऑफ ऑल वाइल्ड बर्ड्स while domesticated cattle and pigs outweigh all wild mammals by 14:1। यानी जितने हमारे पास चिकन हैं जिनको हम खाने के लिए रियर करते हैं वो हमारे वाइल्ड बर्ड से काफ़ी ज़्यादा हैं।
यानी वी आर ग्रोइंग मोर चिकन्स एज कंपेयर टू ऑल वाइल्ड बर्ड्स टुगेदर। सिमिलरली जितने हम कैटल डोमेस्टिकेट करते हैं या पिग्स डोमेस्टिकेट करते हैं वो सारे वाइल्ड मैमल से 14 गुना ज़्यादा हैं। तो ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन ऑफ दीज एनिमल्स है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, यानी स्पीशीज में या इकोसिस्टम में वो बैलेंस नहीं रहा जिससे ये इकोसिस्टम सरवाइव करे। Similarly, the world would run out of the wild caught seafood in 2048 due to overfishing, pollution and other environmental factors. 2006 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया कि जितनी फिश समुद्र से या ओशन से कैच की जा रही है वो इतनी ज़्यादा है जिसके कारण 2048 तक जो फिश है या सी फूड है जिसको ओशन से निकाला जाता है वो लगभग खत्म हो जाएगा। और इस समय पे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2018 के डाटा के अनुसार लगभग 1/3 जो ओशंस हैं उनमें ओवरफिशिंग होती है। 3.2 बिलियन पीपल फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर 1/5 ऑफ देयर नीड ऑफ प्रोटीन। हमें मालूम है कि जो फिश है वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो लगभग 20% जो प्रोटीन है वो 3.2 बिलियन लोगों को फिश से प्राप्त होती है। और इसके साथ हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग डाटा है, दैट इज 35% ऑफ कैचेज आर थ्रोन अवे, यानी इतना फूड वेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर कंजम्पशन के कारण ज़्यादा फिशिंग होती है, लेकिन उतनी जो फूड कलेक्शन की जाती है वो कंजम्पशन नहीं होता, उसमें से काफ़ी फूड वेस्ट भी हो जाता है। एक्वाकल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्ड फिश हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 मिलियन टन्स पर ईयर इन 1990 टू ओवर 170 मिलियन टन्स इन 2018। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की रिपोर्ट है कि 2019 में 120 मिलियन टन एक्वाकल्चर होता था, यानी फिश फार्मिंग होती थी, लेकिन अब 2018 में ये बढ़ के 170 मिलियन टन हो गई है। तो ये सब डाटा हमें ये शो कर रहा है कि ओवर कंजम्पशन है, बिकॉज ऑफ दैट मोर फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, और ज़्यादा फूड कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जो आप फिश कलेक्ट करते हैं या जो आप चिकन रियरिंग करते हैं या आप डोमेस्टिकेटेड कैटल्स ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारा जो फूड है वो वेस्ट भी हो जाता है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर दोनों तरफ से बैड इफेक्ट होता है। लाइट पोल्यूशन, इसको डिफाइन किया गया है द इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा, जिन्होंने कहा है कि लाइट पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग। जब से एडिसन ने बल्ब की खोज करी तो उससे हमारी जो ज़रूरतें हैं उसमें हमें ज़रूरतें पूरे करने के लिए हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैनकाइंड को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन जो लाइट बल्ब था इसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया, लेकिन धीरे धीरे लाइट बल्ब में काफ़ी सारी नई इन्वेंशंस आई। अभी जब हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वाइट LED लाइट्स की, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, चीप हैं और काफ़ी आसानी से मिलती हैं। जो वाइट LED लाइट्स हैं ये एक ऐसा वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट एमिट करती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जिसके कारण स्काई में एक ग्लो नज़र आता है। तो इसको ब्लू लाइट एमिशन भी बोला जाता है। तो ये बात हो रही है वाइट LED लाइट्स की, यानी वाइट LED लाइट अगर इकोनॉमिकल हैं तो उनका कुछ बैड इफेक्ट भी है। ये वाली जो वेवलेंथ है जो कि रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ये ह्यूमंस के लिए और बाकी सारे एनिमल्स के लिए भी बैड इफेक्ट देती हैं। लाइट पोल्यूशन उतनी केमिकली टॉक्सिक नहीं है जितना कि दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं, यानी केमिकल्स हैं या एयर पोल्यूशन है, लेकिन इससे हमारे जो जीवन की दिनचर्या है
उसमें ज़रूर तब्दीली आती है। जो मेन रीज़न है इसकी डिस्टर्बेंस का, दैट इज चेंज इन द बायोकेमिकल रिदम्स। हमारी बॉडी में एक बायोकेमिकल क्लॉक होता है जो बॉडी को डे और नाइट के साइकिल में रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में केमिकल हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिनमें एक का नाम है मेलाटोनिन, जो कि जब हम उठते हैं तो उस समय उसका प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लगभग आधी रात पे इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये मेलाटोनिन हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल्स को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एक और हार्मोन लेप्टिन जो कि हमारी एपेटाइट को रिड्यूस करता है। अब देखिए ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये बायोकेमिकल साइकिल्स में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो मेरा बना हुआ है बायोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर, उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि बॉडी क्लॉक क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने लिया है कि बायोकेमिकल रिदम जो है ये लाइट पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमारी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी तब्दीली आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो वाइट एलईडी लाइट है वो कुछ ऐसी लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसके कारण हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बदलता है। यानी मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बायोकेमिकल रिदम को अल्टर करता है और ये मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है या सेक्रीशन है ये अफेक्ट होता है उस ब्लू लाइट से जो कि वाइट एलईडी द्वारा एमिट होती है। मेलाटोनिन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी बॉडी के वेक एंड स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और इसके साथ साथ ये एक हार्मोन लेप्टिन की सेक्रेशन शुरू करता है जिसके कारण एपेटाइट कम हो जाता है। तो ये सब जो तरीके हैं इससे हमारी दिनचर्या में तब्दीली आती है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है ये माइग्रेटरी बर्ड, बैट्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, फिश, टर्टल, मैराइन इनवर्टिब्रेट, कोरल और प्राइमेट्स इनके ऊपर भी इफेक्ट डालती है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स सभी ही लाइट्स और डार्क साइकिल से रेगुलेटेड होते हैं। तो अगर रात में भी दिन जैसी रोशनी होती है तो उसके कारण सभी एनिमल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, कुछ ऐसे स्टडीज भी हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि जो नाइट टाइम लाइट्स हैं ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लीथल मतलब दे कैन किल देम, क्योंकि इनकी ग्लेयर से जो बर्ड्स हैं वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार विंडो पेन से टकरा जाते हैं या बिल्डिंग से साथ टकरा जाते हैं क्योंकि वो उस वाइट लाइट के जो ग्लेयर है उससे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। सो दैट वे वाइट लाइट विच इज एमिटेड बाय एलईडी लाइट, उसका अगर जो अमाउंट है हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है दैट विल बी कॉजिंग लाइट पोल्यूशन।